हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे 81 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। माय सेल्फ नैंसी तनवर, सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट, लेवल 1 एंड लेवल 2 एजुकेटर एंड योर फ्रेंड एंड योर गाइडिंग पार्टनर इन दिस एंटायर जर्नी फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। जो अब मैं शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, आज जो रीडिंग है वो कॉमन है हमारे तीनों लेवल्स में, ठीक है। और दिस इज पर्टिकुलरली विच वी आर कॉलिंग एथिक्स। यही पूरे सब स्टैंडर्ड, जो 7 सब स्टैंडर्ड जो हम देख चुके हैं इन ब्रीफ, वो है। और इनके सब स्टैंडर्ड्स होंगे। जो आज हम शुरू करेंगे वो है हमारा स्टैंडर्ड नंबर 1, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म के पहले 4 हुआ करते थे, बट नाउ इन दिस करिकुलम 1 हैज बीन एडेड। कंपेटेंस जिसको बोल रहे हैं हम, सब स्टैंडर्ड ई 1E जिसको हम बोल रहे हैं, वो ऐड हुआ है अभी अभी, ठीक है। और हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम। दिस विल बी अ लॉन्ग रीडिंग, ठीक है। तो आप अपना जो भी स्नैक्स और ब्रेक वगैरह लेनी होगी तो आप वो देख लेना, ठीक है। चाय पानी लेकर बैठना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है, हम शुरू कर रहे हैं गाइडेंस फॉर स्टैंडर्ड्स 1 to 7, ठीक है। दीज आर ऑल द, अभी तक तो सबको ही पता चल गया होगा, दीज आर ऑल द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी विल बी लुकिंग इन दिस एंटायर रीडिंग। रीडिंग नंबर 2 व्हिच इज कॉमन इन ऑल द लेवल्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड है जिसका नाम है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म को आज हम शुरू करते हैं। इसके 5 सब स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। वो अब हम देखते हैं कौन कौन से सब स्टैंडर्ड्स है। सबसे पहला है हमारा नॉलेज ऑफ द लॉ। नॉलेज ऑफ द लॉ, ठीक है। सेकंड है हमारा ये है हमारा मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, मिस, जस्ट अ सेकंड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिसकॉन्डक्ट। फिफ्थ हमारा कंपेटेंस। क्या कोई बता सकता है सेकंड कौन सा होगा? सेकंड है हमारा इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था ताकि आप लोग देख सको कि कौन सा होगा। तो दीज आर ऑल द फाइव सब स्टैंडर्ड्स व्हिच वी विल बी लुकिंग इन कंप्लीट डिटेल। कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स, आप लोग भी ये वीडियो देख सकते हो, आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि दिस इज द कॉमन रीडिंग, ठीक है। अब मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैं फिर से नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड 1A जो है हमारा नॉलेज ऑफ द लॉ। नॉलेज ऑफ द लॉ में ये बिल्कुल एज इट इज, जो लाइक जैसे बोलते हैं ना, जैसे किसी लॉ में भी पूरा एक पूरा लिखा होता है, कंप्लीट लाइक हाइलाइटेड पूरा बोल्ड में, वही है ये। मैं पढ़ देती हूँ उसको, ठीक है। और इसके फिर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ गाइडेंस जैसे। और फिर है हमारा रिकमेंडेड प्रोसीजर्स, वो भी हम देखेंगे। Members and candidates must understand and comply with all applicable laws, rules, and regulations, including the CF Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct of any government, regulatory organization, licensing agency, professional association governing their professional activities. In the event of conflict, members and candidates must comply with the more strict rule, law, or regulation. Members and candidates must not knowingly participate or assist in and must disassociate from any violations of such laws, rules and regulations, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग है कि एप्लीकेबल लॉज की और रेगुलेशंस की, होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें भी हम कंट्री में, जुरिस्डिक्शन में हमारा प्रोफेशनल है, मतलब अगर हम इंडिया में, तो हमें इंडिया के लॉज पता होने चाहिए। बट इसमें ये नहीं बोल रहे कि आप लोगों का एक्सपर्ट होना चाहिए लॉ की फील्ड में, एटलीस्ट कंप्लायंस की फील्ड में। इसमें बट ये बोल रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी बोल रहे हैं जो एक्टिविटीज है विच इंक्लूड लाइक ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस, कंडक्टिंग रिसर्च, परफॉर्मिंग अदर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ये आप सबको पता होना चाहिए। व्हेन क्वेश्चंस अराइज, तो मेंबर्स और कैंडिडेट्स को हमेशा फर्म की पॉलिसीज या प्रोसीजर्स को देखना चाहिए, असेस करना चाहिए कंप्लायंस गाइडेंस में। और जो ये स्टैंडर्ड है वो ये भी बोलता है कि इसमें एक्सपर्ट्स बनने की जरूरत नहीं, बट यू हैव टू बट नो, मतलब ठीक है, ये नहीं बोल रहे कि पूरा तुम्हें पता होना चाहिए। और ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ चेंजिंग रेगुलेशंस, जैसे जैसे रेगुलेशंस चेंज होगी, आप लोगों को उस चीज में अपडेट भी होना पड़ेगा, अगर वो आपकी फील्ड का है और आपसे रिलेटेड है तो रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन कोड्स एंड एप्लीकेबल लॉ। एप्लीकेबल लॉ और कोड एंड स्टैंडर्ड जो है रिक्वायर्ड डिफरेंट कंडक्ट, दोनों अलग अलग आपसे अगर कंडक्ट मांगते हैं, तो मेंबर्स और कैंडिडेट्स क्या करें? मेंबर्स और कैंडिडेट्स जो भी स्ट्रिक्टर लॉ होगा ना, जो भी इसमें से स्ट्रिक्ट होगा, वो आप लोग यूज करेंगे।
बट हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लॉ स्ट्रिक्टर है और कौन सा नॉन स्ट्रिक्टर है? वो कैसे पता चलेगा? एप्लीकेबल लॉ इज द लॉ दैट गवर्न्स मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स कंडक्ट। जितना ज्यादा मोर स्ट्रिक्ट लॉ होगा वो हम उसको ग्रेटर, जो भी मोर स्ट्रिक्ट लॉ मतलब जो भी इम्पोज करे ग्रेटर रिस्ट्रिक्शंस, उसको हम बोलते हैं मोर स्ट्रिक्ट लॉ। एग्जाम्पल, फनी सा एग्जाम्पल है बट इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई फादर है, कोई मदर है, और मैं बोलती हूँ कि मेरे को कहीं जाना है, बाहर जाना है, तो जो मम्मी होगी वो क्या बोलेगी कि हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। और पापा बोलेंगे कि नहीं, मतलब एक जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको कोई दिल पे मत लगा लेना। आठ पापा बोलेंगे कि बेटा 8 बजे से पहले आ जाना। तो कौन सा इसमें से स्ट्रिक्टर है? किसने ज्यादा आप लोगों पे एक फाउंडेशन डाली है कि 8 बजे आ जाना, और मम्मा ने क्या बोला है कि आप ध्यान से जाना? तो इसमें से कौन सा स्ट्रिक्टर है? फादर। तो जो भी स्ट्रिक्टर होगा वो हमें फॉलो करना है, और कोड और एथिक्स हमें हमेशा फॉलो करना है, ठीक है? अगर कहीं लॉ और रेगुलेशंस नहीं है तो कोड एंड एथिक्स चलेगा, बट अगर कहीं पर भी अगर दोनों में क्लैश होता है तो जो मोर स्ट्रिक्टर है वो चलेगा, ठीक है? मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। ये नहीं बोल रहे कि हमारे कोड एंड एथिक्स आप लोग उसको पूरा ध्यान रखो और लॉ रेगुलेशन को ध्यान मत रखो, ऐसा नहीं बोल रहे। जो भी स्ट्रिक्ट लॉ होगा उसको बोल रहे हैं वो करने के लिए। Members and candidates must not engage in the conduct that constitutes a violation of the code and standards, even though it may otherwise be legal. CFA candidates who are not members, जो भी members नहीं है, may also abide by these documents as well as rules and regulation related to the administration of the CFA program। जो एग्जाम है हमारा वो इसमें बोल रहे हैं कि जो हम जब भी एग्जाम देते हैं तो हमें कोई ना कोई जो वो जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह हमें एग्री करना पड़ता है वो डॉक्यूमेंट्स को। वो बोल रहे हैं कि वो कोई मेंबर्स नहीं भी है, कैंडिडेट है, उसको फिर भी ये पूरी चीजें सॉल्व मतलब पूरी चीजें इसको अबाइड करनी पड़ेगी। पार्टिसिपेशन इन और एसोसिएशन विद वायलेशन ऑफ अदर्स। अब ऐसी कोई चीज में आप इन्वॉल्व हो जहां पर लॉ जो है उसको तोड़ा जा रहा है, कुछ ना कुछ इलीगल हो रहा है, कुछ ना कुछ अनएथिकल हो रहा है, तो आप उसको कैसे उसमें पार्टिसिपेट और उसमें कैसे उससे अपना मतलब एसोसिएशन है आप लोगों का, तो आप कैसे उसमें डील करोगे? तो जो वायलेशंस है और आपको पता है कि हम नोइंगली पार्टिसिपेट और असिस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, विच इज लाइक अनएथिकल। ठीक है, आपको अगर ऐसा पता है कि कोई चीज गलत हो रही है, कोई चीज अनएथिकल हो रही है, तो उसमें आप जानबूझ के या आपको ऐसा हम बिलीव करें कि आपको ये पता होना चाहिए और आप फिर भी वहां पर हो, तो वो अनएथिकल है। सीएफए इंस्टीट्यूट जो है एक्नॉलेज करता है मेंबर्स को that members may not recognize violations if they are not aware of all the facts giving rise to the violations। सीएफए इंस्टीट्यूट ये चीज एक्नॉलेज करता है कि मेंबर्स को हो सकता है कि ना पता हो कि वायलेशंस है, बट और उनको बोल रहे कि ये भी नहीं पता उनको फैक्ट कि क्या क्या किसकी वजह से ये वायलेशंस हो रही है। हो सकता है कि आप एक जूनियर लेवल पे हो और आपके जो सीनियर्स है वो ऐसा काम कर रहे हो और आप उस टीम का मेंबर हो, बट आपको सारी चीजें डिस्क्लोज ना हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो स्टैंडर्ड 1A जो है वो अप्लाई करते हैं मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स नो, उनको पता है और ऐसी कोई चीज जो उनको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल, आपके पास कोई ना कोई टास्क आएगा अगर आप जूनियर हो और आपको लग रहा है कि उसमें ना कुछ ऐसा आपको गड़बड़ी लग रही है, तो आपको कंप्लायंस ऑफिसर के पास जाना है, उनसे बातचीत करनी है और अपने पूरे और भी चीजों से मतलब उसमें पूरा अपना करना है, ठीक है? अपना दिमाग लगाने की कोई हम अनएथिकल चीज ना कर रहे हो, क्योंकि ऐसे भी अनएथिकल माना जाएगा अगर आपको वो पता होना चाहिए था। That their conduct may contribute to a violation of applicable laws, rules or regulations of the code and standards. If a member or candidate has reasonable grounds to believe that imminent or ongoing client or employee activities are illegal or unethical, the member और कैंडिडेट को डिसएसोसिएट, उससे दूर हो जाना चाहिए, उससे सेपरेट हो जाना चाहिए उस एक्टिविटी से। अगर एक्सट्रीम केसेस में आपको जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है। फर्स्ट स्टेप जो होगा उसको स्टॉप करेंगे हम कि आप मत करो ये काम, ठीक है? सेकंड स्टेप क्या होगा? कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास जाना। थर्ड जो बहुत एक्सट्रीम स्टेप होगा कि आप वहां से जॉब को चेंज कर लो या फिर आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे स्टेप अवे हो जाओ, या फिर आप जो अपना नाम हटवाने के लिए बोल सकते हो, जो रिटर्न रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस होगी उनमें। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है, आप क्या क्या कर सकते हो वो बोल रहे हैं इसमें। आस्किंग फॉर अ डिफरेंट असाइनमेंट, आप दूसरा असाइनमेंट मांग सकते हो, रिफ्यूज कर सकते हो किसी न्यू क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से, और कंटिन्यू कर सकते हो जो अपना करंट क्लाइंट है उसके पास। इन एक्शन, अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया है और आप फिर भी उस काम से जुड़े हुए हो, तो आपको उस चीज में अनएथिकल माना जाएगा। और ऑल्दो अ फेलियर टू रिपोर्ट, जो रिपोर्ट अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पाए उस अनएथिकल चीज को, तो वो इट इज लेस लाइकली टू बी कंस्ट्रक्टेड एज अ वायलेशन। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप डिसएसोसिएट हो जाओ, वो बहुत अच्छा है, ठीक है? और ये चीज बोल रहे हैं इसमें। और अगर कोई भी डू नॉट कंपेल, इसमें कंपेल नहीं करे मेंबर्स और कैंडिडेट्स को कि वो रिपोर्ट करे वायलेशंस टू द गवर्नमेंट और रेगुलेशंस के लिए। वो ये नहीं बोल रहे कि आपको उनके उनके साथ भी उनको भी रिपोर्ट करना है, बट इसमें बोल रहे अगर हाँ सच में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप विसल ब्लो क्या होता है? जो फर्स्ट मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं सबसे पहले आके जाके उसको उस चीज पे जो मीडिया है और बाकी पब्लिक है उस पे लाइट डाल रही हूँ। तो मैं क्या बोल रही हूँ
कि वो विसल ब्लो करना, तो ये बहुत अच्छा हेल्पफुल माना जाएगा, प्रूडेंट माना जाएगा, ऐसी सिचुएशंस में हमें कर सकते हैं। Members and candidates should consult their legal and compliance advisors for their guidance. CFA Institute encourages members and non-members clients and investing public to report violations of the code and standards. कहाँ पे उसको रिपोर्ट करना है, ये वाला जो वेबसाइट दे रखी है वहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, इस वाली वेबसाइट पे। अब इसमें ना ये जस्ट दिस इज अ एक्सर्प्ट फ्रॉम द करिकुलम इटसेल्फ, यू कैन रीड दिस, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है कि कौन कौन सा कब कब अप्लाई होना चाहिए। अगर कोई पर्सन है वो रिसाइड कर रहा है, नो लेस मतलब नो स्ट्रिक्ट, मतलब कोई वहां पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, और वो बिजनेस कर रहा है लॉ जहाँ पे लेस स्ट्रिक्ट लॉ है, और लेस स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो उसको क्या करना है, ये सारी सिचुएशंस में आप लोगों को ये पढ़ लेना है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम आते हैं रिकमेंडेड प्रोसीजर्स क्या क्या है। मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म रहना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए प्रोसीजर्स, मेंटेन करना चाहिए करंट फाइल्स। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया लॉज में जो मेंबर्स और कैंडिडेट्स हैं उनको रीजनेबल एफर्ट्स डालने चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके एप्लीकेबल लॉ को, कंट्री और रीजनल, और जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का उनको पता होना चाहिए, डेवलप जहाँ पे भी ये सारी चीजें डेवलप हो रही है और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है क्लाइंट्स की तरफ। लीगल काउंसिल में आप लोगों को जब भी कोई डाउट हो तो एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए और लीगल और कंप्लायंस पर्सनल से जाके बात करनी चाहिए। डिसएसोसिएट हो जाना चाहिए जब भी अगर ऐसा लग रहा है कि कोड और स्टैंडर्ड्स को वायलेट किया जा रहा है, और उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए उस वायलेशन को। अदरवाइज अगर आप डॉक्यूमेंट भी नहीं कर रहे हो तो वो इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, इतना ज्यादा अनएथिकल नहीं माना जाएगा। अगर आप वहां पर काम कर रहे हो जबकि आपको पता है कि कुछ भी चीज अनएथिकल हो रहा है, तो वो दिस इज लाइक अ वायलेशन। अर्ज करना चाहिए अपने फॉर्म्स को कि ताकि वो जो भी उन चीज को रोक सके, अपने जो सीनियर है उनको बोलना चाहिए कि ये गलत हो रहा है और आपको उस पर नजर डालनी चाहिए और आपको उसको रोकना चाहिए। फॉर्म्स को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए कोड ऑफ एथिक्स, प्रोवाइड करना चाहिए इन्फॉर्मेशन ऑन एप्लीकेबल लॉज, एस्टैब्लिश करना चाहिए प्रोसीजर्स फॉर रिपोर्टिंग वायलेशन, कैसे रिपोर्ट हो सकती है वो। फिर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो सब स्टैंडर्ड है जिसका नाम है इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। Members and candidates must use reasonable care use करनी चाहिए and judgment to achieve and maintain independence and objectivity in their professional activities. Members and candidates must not offer, solicit, or accept any gift, benefit, compensation, or consideration that reasonably could be expected to compromise their own or another independence and objectivity. हमें हमेशा इंडिपेंडेंस, अपना जो ओपिनियन है वो इंडिपेंडेंटली देना है, ठीक है, विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर पर्सन। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं कोई डिसीजन लेना है। आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना है वो इंडिपेंडेंटली लेना है और ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी बायस, किसी की भी तरफ बायस होकर नहीं लेना। इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी हर समय मेंटेन कर रखनी है ताकि क्लाइंट का बेनिफिट हो सके रादर देन योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। benefit of their work or opinion or unaffected by potential conflict of interest or other circumstances। ये नहीं है कि आपको अगर किसी ने कुछ ब्राइब करने की कोशिश किया और आपको किसी क्लाइंट ने कोई ज्यादा पैसे दे रहा है, कोई ऐसे सर्विस वगैरह कुछ नहीं है, बट वो ऐसे आप लोगों को ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। सबको इक्वली ट्रीट करना और ऑब्जेक्टिवली, इक्वली नहीं बोलूंगी, फेयरली ट्रीट करना, इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना आपका ये काम है। Every member and candidate should endeavor to avoid situations that could cause or be perceived to cause a loss of independence, objectivity in recommending investments or taking investment actions। Avoid करनी चाहिए ऐसे situation जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि आपकी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी की मतलब वो चीज ना कॉम्प्रोमाइज होगी। कॉर्पोरेशंस जो भी एक्सपैंडेड रिसर्च कवरेज जो सीख करता है, हम क्योंकि और लोगों से भी काम कराते हैं, ठीक है, बाहर से भी हमें जरूरत पड़ती है कभी कभार काम की, तो इश्यूअर्स और अंडरराइटर्स क्या करते हैं, वो प्रमोट करना चाहते हैं न्यू सिक्योरिटीज ऑफरिंग। ब्रोकर्स क्या करना चाहेंगे, अपना इंक्रीज कर दो आप कमीशन। और इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसीज होती है जो इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है कि रेटिंग के लिए। तो ये जो सारी बेनिफिट्स में इंक्लूड गिफ्ट्स हो गए, इनविटेशन टू लैविश फंक्शंस, टिकट्स हो गई, कोई जेट की टिकट हो गई, एयरप्लेन की टिकट हो गई, फेवर्स हो गए, कोई जॉब रेफरेंस, ये सारे क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे विच यू डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट। वन टाइप ऑफ बेनिफिट जो है एलोकेशन ऑफ शेयर्स इन ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ। आप लोगों से ये भी बोल सकते हैं कि मेरे को अगर वो कुछ बदले में, हमेशा ये समझना कि अगर आपको कुछ चीज वो दे रहे हैं ना रिसीव करने के लिए, तो नथिंग कम्स फ्री, सबसे पहले तो ये याद रखना है। और समझ जाना कि कभी ना कभी आपको वो फेवर लौटाना पड़ सकता है और वो फेवर बहुत ज्यादा अनफेवरेबल हो सकता है आपके काम के लिए, वो अनएथिकल हो सकता है। हो सकता है कि ओवर सब्सक्राइब कोई आईपीओ है और उसमें बोल रहे हैं कि आप मेरे को एलोकेशन दिला दो उस शेयर्स की या उस स्टॉक को दिलवा दो, तो वो चीज हो सकती है। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी फेवर किसी से कुछ नहीं लेना, ठीक है।
दिस प्रैक्टिस अफोर्ड्स मैनेजर्स द अपॉर्चुनिटी टू मेक क्विक प्रॉफिट्स। ये एक अपॉर्चुनिटी तो दे रही है, शॉर्ट टर्म गेन्स दे रही है, बट लॉन्ग टर्म में ना आपका पूरा करियर खराब हो सकता है। क्विक प्रॉफिट्स दैट मे नॉट बी अवेलेबल टू क्लाइंट्स, जिनको जरूरत होगी, क्लाइंट्स आपके टूट जाएंगे, आपका हो सकता है जो एम्प्लॉयर है वो आपको निकाल दे और आपको जॉब भी ना मिले कहीं पे भी, और सच प्रैक्टिस इज प्रोहिबिटेड अंडर स्टैंडर्ड 1B। मॉडेस्ट गिफ्ट जो है एंटरटेनमेंट्स कैन बी एक्सेप्टेबल, बट स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन कि आप मना ही करो, ठीक है। और अनलेस मना करो और फिर अगर आपने चलो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो बहुत नॉट सो सटल प्रेशर जब होगा, आपको ऐसा होना चाहिए कि मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कोई बहुत लैविश गिफ्ट्स तो नहीं दे रहा। मॉडेस्ट अगर है तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज ओके। बट जो बेस्ट प्रैक्टिस होगी वो होगी रिजेक्ट करना किसी भी ऑफर को, गिफ्ट एंटरटेनमेंट किसी भी ऑफर को। बट अगर बहुत ज्यादा कोई आप लोगों को बहुत ज्यादा बोल रहा है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, थोड़ा बहुत जो मॉडेस्ट गिफ्ट है वो ले सकते हैं। रिसीविंग अ गिफ्ट benefit or consideration from a client can be distinguished from gifts given by entities seeking to influence a member or candidate to detriment of other clients। अब इसमें ये बोल रहे हैं अगर क्लाइंट दे रहा है तो उसके बेनिफिट्स अलग होते हैं, जो भी बेनिफिट्स क्लाइंट्स वगैरह दे रहे हैं वो अलग होगा, और जो अलग लोग जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट्स हो गए, कोई क्रेडिट एजेंसीज वाले हो गए, वो बेनिफिट्स दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि दूसरे क्लाइंट्स को आप ज्यादा फेवर ना करो, हमारे क्लाइंट्स को ज्यादा फेवर करो, तो वो अलग होगा, मतलब दोनों में देयर इज अ डिफरेंस। In a client relationship, the client has already entered some type of compensation arrangement with the member candidate and his or her firm। क्योंकि client relation में तो आप already कहीं ना कहीं engage हो ना। A gift from a client can be considered as a supplementary compensation हो सकती है, मान सकते हैं, बट अभी वो भी देखना पड़ेगा कि कहीं वो इंडिपेंडेंस हमारी वो तो नहीं हो रही, खत्म तो नहीं हो रही क्लाइंट के उससे भी। When possible, prior to accepting bonuses or gifts from client, आपको disclose करना है ये सारी चीजें, किसको, जो हमारी फॉर्म्स है उनको। अगर नोटिफिकेशन नहीं पॉसिबल है तो आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, जब आपने वो एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको पहले अपनी फर्म से, अपने एम्प्लॉयर से पूछना है क्या क्या आप ले सकते हैं कि क्या नहीं ले सकते किसी क्लाइंट से, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्लाइंट किसका है, आपका नहीं है, वो क्लाइंट फर्म का, एम्प्लॉयर का है। मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स में ऑल्सो कम अंडर प्रेशर फ्रॉम देयर ओन फर्म्स टू issue favorable research reports or recommendations for certain companies in with potential or continuing business relationship with the firm। Members and candidates acting in a sales or marketing capacity must be mindful of their objectivity in promoting appropriate, जो भी हम प्रमोट कर रहे हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो, अगर हम सेल्स मार्केटिंग में है तो उसमें भी ऑब्जेक्टिविटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। One of the ways that research analysts have coped up with the pressures, जो कैसे कर सकते हैं, is to use subtle and ambiguous language in the recommendations or to temper the tone of the research reports। research reports में क्या करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे जो होना चाहिए, अगर उनको लग रहा है कि उनको ये सारी चीजें करनी है तो वो उल्टी सीधी, मतलब एम्बिगुअस, मतलब आप लोगों को खुद वो क्लियर लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, और टेम्परेचर, मतलब जो उनका टोन होगा लिखने का वो भी चेंज होगा। रिकमेंडेशंस मस्ट कन्वे द मेंबर्स और कैंडिडेट्स ट्रू ओपिनियन को दिखाना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, विदाउट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल जो प्रेशर है उसमें नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए वो लैंग्वेज। और व्हेन सीकिंग कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर कन्वेंशन सेमिनार्स और इवन वीकली सोसाइटी लंच ऑन्स, the members and candidates responsible for the activities should evaluate both actual effect को भी देखना चाहिए, और जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी, कुछ चीज हमारी वो तो नहीं हो रही खराब, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही इन द आईज ऑफ द क्लाइंट्स। बाय साइड क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूं तो बाय साइड क्लाइंट्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स क्या करते हैं, दे यूज सेल साइड रिसर्च यूज करते हैं डायरेक्टली और विद सॉफ्ट डॉलर ब्रोकरेज, ठीक है, सॉफ्ट डॉलर ब्रोकरेज के थ्रू, और डाउनग्रेड अगर कुछ होता है ना तो उसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। तो वो क्या करेंगे, सेल साइड रिसर्च को क्या करने की कोशिश करेंगे, ब्राइब करने की कोशिश करेंगे, आप ऐसी रिपोर्ट मत डालो। तो जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है वो सब्जेक्ट टू मीडिया है और पब्लिक स्क्रूटनी है। तो इसमें क्या होता है, सम पोर्टफोलियो मैनेजर्स इम्प्लिसिटली, मतलब लाइक मतलब विच इज लाइक नॉट क्लियरली और एक्सप्लिसिटली दिखा के कर रहे हैं, सपोर्ट सेल साइड रेटिंग इन्फ्लेशन। फंड मैनेजर एंड कस्टोडियल रिलेशनशिप्स में क्या होते हैं, मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स हु आर रिस्पांसिबल फॉर हायरिंग एंड रिटेनिंग आउटसाइड मैनेजर्स एंड थर्ड पार्टी कस्टोडियंस, जो भी थर्ड पार्टी के हम यूज कर रहे हैं चीजें और हायर कर रहे हैं मैनेजर्स को बाहर से, उनको हमें, उनसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना गिफ्ट, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल फंडिंग, ये सब चीजें नहीं एक्सेप्ट करनी। किन से नहीं एक्सेप्ट करनी, थर्ड पार्टी कस्टोडियन से और मैनेजर से, जो आउटसाइड मैनेजर्स है, क्योंकि दे कैन आस्क यू फॉर फेवर, फॉर अनफेवरेबल फेवर्स, ठीक है, और आपकी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा हार्म हो सकती है। मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स मस्ट रिव्यू द मेरिट्स देखना पड़ेगा हर एक ऑफर में, और सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि आपकी इंडिपेंडेंस तो नहीं हार्म हो रही।
परफॉर्मेंस मेजरमेंट एट्रीब्यूशन में जो परफॉर्मेंस एनालिस्ट होगा उसको भी हम आके वो बोल सकते हैं कि बेंचमार्क्स के लिए बोल रहे हैं कि आप ये वाला बेंचमार्क मत यूज करो, इसमें तो हमारी जो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है बहुत खराब दिख रही है, आप कोई और बेंचमार्क यूज कर लो जो जिसमें हमारा जो फंड का या जो हमारी पोर्टफोलियो मैंने बनाई है ना उसकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखे, ये वाला बेंचमार्क चूज कर लो B1, B2 मत चूज करो। तो ऐसा करना गलत होगा क्योंकि हम पोर्टफोलियो जब भी बनाते हैं तो बेंचमार्क भी पहले ही डिसाइड होता है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है, पहले ही अपने जो सब्जेक्ट्स थे उनमें, और ये बोल रहे हैं कि तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, तो और ऐसा नहीं करना। और बेंचमार्क के रिलेटेड हो सकता है परफॉर्मेंस कि आप जो ये इस वाले इससे मत करो, इस फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले से अप्लाई करो तो उससे हमारी रिटर्न्स अच्छी आए, ऐसे भी कर सकते हैं। इंडेक्सेस में आ सकता है, और मस्ट नॉट अलाउ एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंस टू एक्सेप्ट to affect their independence and objectivity or faithfully complete their performance calculation or analysis related responsibilities। अगर अब मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेशनशिप है, इसमें बोल रहे हैं कोलैबोरेशन जो होती है रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कलीग्स की, वो बेनिफिट करती है फर्म को और इनहांस करती है मार्केट एफिशिएंसी को, ये तो सबको पता है, बट उसमें हमें केयरफुल रिसर्च एनालिस्ट और बैंकिंग जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कलीग्स है ना उनमें एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्म के जो मैनेजर्स होंगे दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट इन विच एनालिस्ट आर नीदर coerced or enticed into issuing research that does not reflect their true opinion. Firms should require public disclosure of actual conflicts of interest to investors. Members and candidates and their firms must adopt and follow perceived best practices in maintaining independence and objectivity in the corporate culture and protecting analysts from undue pressures by their investment banking colleagues। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस हमें अप्लाई करनी चाहिए जिससे भी हमारी इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सारी चीजें नहीं हो। और इसमें भी बोल रहे हैं कि जो फायर वॉल्स क्या होते हैं, एक तरह से ना एक इनहेंस्ड फायर वॉल्स भी होती है जिसमें कि एक पता है अगर कोई कॉमन चीज होगी ना, जैसे कोई ये अगर एक बिल्डिंग है इसमें सेल साइड वाले हैं इसमें बाय साइड वाले, तो ऐसा होता है कैंटीन भी अलग अलग होती है, दोनों की दीवार होती है, अगर कोई कॉमन लिफ्ट वगैरह और कोई चीज बातचीत कर रहे हो तो आपने सुन लिया वो भी गलत माना जाएगा। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एस्केलेटर्स होते हैं, कॉमन अगर कोई चीज है वहां पे बोलते हैं कि शांत रहो, नहीं कुछ बात करनी, कुछ डिस्कशन नहीं करना। Compensation, these are all the firewalls. Compensation arrangement should not link analyst remuneration directly to investment banking assignments in which the analyst may participate as a team member. पब्लिक कंपनीज में क्या होगा, एनालिस्ट जो है फेवरेबल, मान लो कि उसको लग रहा है अच्छी है ये कंपनी, बट वो अभी बाय करने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते। जो पब्लिक कंपनीज वाले हैं वो भी फोर्स करें कि है ना ये अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली गुड है, बट वो आप लोगों को क्या लग रहा है वो ओवर वैल्यूड लग रहा है, तो आप थोड़ी बाय करोगे उस चीज को। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो गुड कंपनी है डज नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू अ गुड स्टॉक रेटिंग, ठीक है, क्योंकि वो फुल्ली वैल्यूड या फिर अंडर ओवर वैल्यूड हो सकती है। एनालिस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, एंटिसिपेट, इंटरप्रेट, असेस करने के लिए कंपनी प्रोस्पेक्ट्स और स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस इन फैक्चुअल मैनर। ड्यू डिलिजेंस आप लोगों को करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल रिसर्च और एनालिसिस इन्वॉल्विंग gathering information from a wide variety of sources including public disclosure documents and also company management and investor related personal, ये सारी चीजें हम लोगों को पूरा देखनी पड़ेगी। जो रिसर्च एनालिस्ट है वो फियर करते हैं कंपनीज that will limit their ability to conduct thorough research from denying analysts who have negative views वालों को ही हटा देते हैं वो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से क्या होता है पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस और स्टॉक के प्राइस जो है अप एंड डाउन बहुत मूव करते हैं। अगर थोड़ी सी भी बेकार क्रेडिट रेटिंग हो गई तो एकदम से स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा। तो इससे क्या होता है, तो मेंबर्स और कैंडिडेट्स अगर वो एम्प्लॉय है किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो बोलते हैं कि आप लोग ना अच्छी क्रेडिट रेटिंग दो, आप लोगों को ब्राइब किया जाएगा, तो वो सब आप लोगों को नहीं करना, एक अनबायस्ड ओपिनियन देना इन सब चीजों में। इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग मेंबर सिलेक्शन और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, मतलब हायरिंग का प्रोसेस में भी बायस करने का पूरा पूरा चांस होता है, जिसमें कि ये बोलते हैं कि आप इस मेंबर को चूज करो क्योंकि हमारा कैंडिडेट है, आप उसको चूज कर लो। तो ये वाली चीज में भी हमें डिलिजेंस लगानी पड़ेगी, ठीक है। ट्रैवल फंडिंग में बोल रहे हैं कि कभी भी ये ट्रैवल फंडिंग आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करनी है, अगर अगर मान लो कि आपको खुद से खुद के पैसों से जाना है फिर फर्म के पैसों से जाना है, कभी भी क्लाइंट के पैसे नहीं लेने। ट्रैवल फंडिंग में अगर वो बोल रहे हैं आप लोगों को बेनिफिट तो होगा कि देयर इज लाइक कॉस्ट सेविंग भी, और आपको एक्सक्लूसिव अगर कोई प्राइवेट जेट में बुला रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि बातचीत करनी है तो वो टॉक कर सकते हो, आप एक्सक्लूसिवली उनसे बातचीत कर सकते हो, अकेले में पूरी बहुत सारी चीजें बातें हो जाएगी। बट इसका एक कंसर्न है कि वो आपकी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को छीन सकता है, तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, अवॉइड करना है ऐसी सिचुएशंस, और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है। अगर ऐसा हो सकता है कि कोई चांस है, मान लो कि जो आपका बहुत HNI क्लाइंट्स है वो एक आइलैंड पे बैठा हुआ है और आपको उससे मीट करना है, कैसे करोगे, और यहाँ पर हो आप और कोई भी ऐसी सुख सुविधा नहीं है, आपके पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आप कैसे जाओगे।
आप इसको बोल सकते हो एक मॉडेस्ट, कि मतलब मॉडेस्ट ट्रांसपोर्टेशन आप बता दो कि कैसे जाऊं, और उसका जो पैसे होंगे वो आप उसको पे कर दो। अगर कोई कोई गैदरिंग हो रही है तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई गैदरिंग हो रही है तो क्लाइंट ही हमेशा पैसे दे रहा है, आपको भी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? ऐसा मत करना कि मतलब उनके ही पैसों से आप लोग जा रहे हो, नहीं। आप लोगों को भी अपनी उसमें भी इनवाइट इनवाइट करना पड़ेगा कि आप आओ और हम मीटिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें। ये नहीं कि हमेशा खुद जाके कोई वो ही पैसे पे कर रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपको। ईश्वर पेड रिसर्च क्या होती है? ईश्वर पेड रिसर्च इज conducted by independent analyst, however is fraught with potential conflicts. Conflict से भरी हुई है। कैसे? How a research is written and distributed, investors may misled into believing that research is from independent. हम बाहर से कोई ईश्वर पेड रिसर्च है, मैं कोई बाहर का कोई रिसर्च एनालिस्ट ले रही हूँ कि आप उसको ना रिसर्च करो, तो जो क्लाइंट है उसको क्या लगेगा कि हाँ ये तो हमारी कंपनी ने, तुम्हारी कंपनी ने किया होगा, बट इसमें ना हमें भी ड्यू डिलिजेंस देखनी पड़ेगी कि वो अपना जो ओपिनियन है वो बायस्ड ओपिनियन तो नहीं है उसके पास। तो इसमें जो मेंबर्स और कैंडिडेट्स है उसको स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट देखना पड़ेगा, दैट गवर्न हाउ द रिसर्च इज टू बी कंडक्टेड एंड व्हाट डिस्क्लोजर्स मस्ट बी मेड इन द रिपोर्ट। कौन कौन से डिस्क्लोजर्स बनाने पड़ेंगे। एनालिस्ट मस्ट एंगेज इन थॉरो इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड एनालिसिस एंड मस्ट फुल्ली डिस्क्लोज पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। जो भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है वो सब डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ देयर कॉम्पनसेशन, कितना कैसे पैसे दिए हैं वो सब चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अदरवाइज एनालिस्ट रिस्क मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स, वो रिस्क वो जो मिसलीड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। एट अ मिनिमम जो इश्यूर पेड रिसर्च होगी उसमें थॉरो एनालिसिस होनी चाहिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, based on publicly disclosed information, benchmarking with a peer group and industry analysis. एनालिस्ट जो है एक्सरसाइज करेगा डिलिजेंस, इंडिपेंडेंस और थॉरोनेस इन कंडक्टिंग देयर रिसर्च। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मस्ट आल्सो स्ट्रिक्टली लिमिट द टाइप ऑफ कंपनसेशन, टाइप जो लिमिट करना पड़ेगा उसको कंपनसेशन को भी। कंपनसेशन दैट माइट इन्फ्लुएंस द रिसर्च रिपोर्ट कुड बी डायरेक्ट, डायरेक्ट भी हो सकती है, लाइक पेमेंट कर रहे हैं आपको कंक्लूजन्स निकालने के लिए। ये रिसर्च रिपोर्ट, आप रिसर्च एनालिस्ट हो, आपको कोई ब्राइब कर रहा है, कोई आपको ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, लाइक की कंपनसेशन ले लो और ये कंक्लूजन लिख दो इस स्टॉक के लिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इनडायरेक्ट कैसे हो सकती है? स्टॉक वारंट्स मिल रहा है आपको। स्टॉक वारंट्स क्या होता है? आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, और वो भी नहीं करना, ठीक है? बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इंडिपेंडेंट एनालिस्ट राइट करो रिपोर्ट और नेगोशिएट करो एक फ्लैट फी, जो कि फ्लैट फी मतलब इतने पैसे तो मैं चार्ज करूंगी ही करूंगी, चाहे मेरा कंक्लूजन्स आपके खिलाफ हो या आपके फेवर में हो। कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए मेरे को फेवरेबल करने के लिए। अब इसका रिकमेंडेड जो प्रोसीजर्स है वो क्या क्या है? प्रोटेक्ट करना इंटेग्रिटी ऑफ ओपिनियंस को, stating every research report concerning the securities of corporate clients should reflect unbiased opinion of the client। unbiased opinion होना चाहिए। compensation ऐसा होना चाहिए कि flat fee वाला। restricted list क्या होती है? restricted list में controversial जो भी अगर कोई कंपनी लग रही है या ऐसा कुछ लग रहा है कि जिसमें कुछ ना गड़बड़ है, तो restricted list होती है, उसमें डाल दो। उसमें कोई ना बाय सेल कुछ नहीं करना, कोई ओपिनियन मैं नहीं दे सकती, ऐसी वाली restricted list होती है, इस पे मैं काम नहीं करूंगी। restrict special cost arrangements, जो भी मतलब अगर हम व्हेन अटेंडिंग मीटिंग्स एट एन इशूअर्स हेडक्वार्टर पे आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स पे करेगा कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन और होटल चार्जेस के लिए खुद से। नो कॉर्पोरेट इशूअर शुड रीइंबर्स मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स फॉर एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, पैसे उनके आप लोगों को देने हैं उनको खुद से। Members or candidates should encourage issuers to limit the use of corporate aircraft to situations in which commercial transportation है, जहां पर भी वहां पर हम corporate aircraft नहीं use करेंगे। Members and candidates should take particular care when frequent meetings जब भी held हो रही है, तो individual issuer, तो issuer जो है वो हमेशा जो member और candidate है वो भी host होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो सामने वाला है वही सिर्फ हमेशा host करे जो भी meetings है, parties बोल रही हैं। Limits give does not preclude customary ordinary business related entertainment as long as its purpose is not to influence but to reward members or clients। ये भी लिमिट करना है, बट हमें देख लेना है कि ये रिवॉर्ड कर रहा है आपको या फिर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। फर्म शुड कंसिडर अ स्ट्रिक्ट वैल्यू लिमिट होनी चाहिए, इतना कि मैं 1 लाख से ऊपर कुछ गिफ्ट नहीं लूंगी या मैं 10,000 से ऊपर कोई गिफ्ट आपसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एक लिमिट होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्ट करना इन्वेस्टमेंट्स को, स्ट्रिक्ट लिमिट्स शुड बी इम्पोज्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पर्सनल एक्वायरिंग सिक्योरिटीज एंड प्राइवेट प्लेसमेंट्स। रिव्यू करना है आपको प्रोसीजर्स, जो भी मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स हैं उनको इनकरेज करना है दैट देयर फर्म्स टू implement effective supervisory and review procedures to ensure that analysts and portfolio managers comply with policies relating to their personal investment activities। independence policies क्या होती है? should establish a formal written policy on the independence and objectivity of research and इंडिपेंडेंस पॉलिसी में क्या है? आप लोगों को एक फॉर्मल रिटन पॉलिसी होनी चाहिए कि ये मैं फॉलो करूंगी, ये इस सिचुएशन में ऐसे नहीं करूंगी, इस सिचुएशन में मैं ऐसे करूंगी, ताकि मैं अपनी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन कर सकूं।
और मैं अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करूंगी अगर कोई भी क्लाइंट मेरे को कोई भी गिफ्ट वगैरह दे रहा है तो। अपॉइंट करना है ऑफिसर, अपॉइंटेड ऑफिसर में फर्म शुड अपॉइंट अ सीनियर ऑफिसर विद द ओवरसाइट रिस्पांसिबिलिटी फॉर कंप्लायंस। कंप्लायंस ऑफिसर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्म should provide every employer with the procedure and guidance for reporting potentially unethical behavior, violations of regulations or other activities that may harm the firm's reputation. सिंस ये रीडिंग बहुत ज्यादा, ये वाला जो फर्स्ट प्रोफेशनलिज्म है ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और इतना एकदम से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं इसको शॉर्ट में ना डिवाइड कर रही हूँ और अभी मैंने ये कर लिया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये पूरा कंप्लीट कर देंगे हम प्रोफेशनलिज्म, फिर उसके बाद जो हमारा डे 3 है फिर उसके बाद हम करते रहेंगे इसको पूरा, ठीक है। तो ये वाला अभी बहुत थोड़ा हुआ है, अगर किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट कर लेना, ठीक है। यू आर फ्री टू कमेंट, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारा डेमोक्रेसी है हमारी इकोनॉमी में, हमारी हमारी कंट्री में, ठीक है। यू आर फ्री टू कमेंट एंड फ्री टू टेल योर ओपिनियंस। बस प्लीज पॉजिटिव ओपिनियंस ही देना, नेगेटिव वालों को मैं ब्लॉक कर दूंगी क्योंकि, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में और इस पूरे को कंप्लीट करते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है रिगार्डिंग कोचिंग। अगर किसी को भी कोचिंग लेनी है तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।